बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 11 साउंड के एनालिसिस। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले साउंड वेव्स की डेफिनेशन है। आपने याद रखना है, ये साउंड की डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी उसकी साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक लॉन्ग शॉर्ट है स्टेथोस्कोप का, ये आपने याद रखना है। ये आपको बोर्ड में 2-3 दफ़ा पूछा जा चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आपने याद रखना है कि गिटार से साउंड पैदा हो सकता है। ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं साउंड की। हमारी जो आवाज़ है वो वोकल कॉर्ड्स के ज़रिए से आती है। इंसानी हार्ट जो है वो बीट करता है। लंग्स, ऑर्गन्स वगैरह भी साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ बोर्ड में नहीं आती होती, और हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का। इसमें हमारे पास सबसे पहले लाउडनेस की डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है, आपने इसको शॉर्ट में याद रखना। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास लाउडनेस किन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लाउडनेस डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे। आपने याद रखना है कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी किसी भी बॉडी का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। वाइब्रेटिंग एरिया जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के। इसी तरह से एयर डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये 3 फैक्टर्स हैं, इनके साथ ये सारा अंदर जो लिखा हुआ है पैराग्राफ्स के अंदर, अगर लॉन्ग में था तो आपने एज इट इज़ सारे का सारा लिखना है। पिच जो है ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पिच को आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो पिच है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। यानी एक हाई पिच का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ऐसे ही वाइस वर्सा, यानी अगर किसी भी बॉडी की पिच कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, वैसे कहते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है लेडीज़ की और चिल्ड्रन की वो औरतों से ज़्यादा होती है, इसी वजह से उनकी जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा श्रिल होती है विद रिस्पेक्ट टू द वॉइस ऑफ मैन। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वालिटी है। क्वालिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जिसके अंदर हम सेम लाउडनेस और सेम पिच की साउंड के दरमियान फ़र्क करते हैं। अब इसके अंदर वो कहता है कि जैसे कि हम पियानो की आवाज़ को सुनते हैं और फ्लूट की आवाज़ को सुनते हैं, तो हम दोनों में फ़र्क कर सकते हैं, चाहे वो सेम पिच और सेम लाउडनेस के ऊपर भी वर्क कर रही हूँ। इंटेंसिटी है स्टूडेंट्स, ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखनी है। ये सारी ब्लू बॉक्स के अंदर इंटेंसिटी की डेफिनेशन है, ये उसका ऐसा यूनिट है, आपने याद रखना है। इंटेंसिटी का यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वेयर होता है। साउंड इंटेंसिटी लेवल है स्टूडेंट्स हमारे पास, आपने यहाँ पे एक डेफिनेशन लाजमी याद रखनी है, और वो डेफिनेशन है हमारे पास रेफरेंस इंटेंसिटी की। रेफरेंस इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वेयर होती है, और जो रेंज होती है साउंड इंटेंसिटी लेवल की वो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वेयर से लेके 1 वॉट पर मीटर स्क्वेयर तक रेंज करती है स्टूडेंट्स। उसके बाद उसने यहाँ पे देखें, ये रेफरेंस इंटेंसिटी की बात कर दी है, और वो कहता है कि इसका जो यूनिट होता है उसको हम ज़ीरो बेल कहते हैं, और ये ज़ीरो बेल का जो यूनिट है ये ग्राहम बेल के नाम से मंसूब किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी साउंड इंटेंसिटी लेवल की। ये सारी की सारी आप लोगों ने एज इट इज़ ही करनी है। आपके टीचर ने आपको इसकी एक अच्छी डेरिवेशन भी करवाई होगी, लेकिन अगर आपने नहीं करवाई तो आपने इसको एज इट इज़ सारे का सारा नोट कर लेना है यहाँ तक। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक लॉन्ग कवर हुआ, एग्जाम्पल नंबर 11.1 जो ये लॉन्ग में बोर्ड में आ चुकी है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन लिखेंगे, सारी की सारी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो इंसानी कान है वो इको जो है वो 0.1 सेकंड तक सुन सकता है। और फिर ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। अगर आपको वो पूछ लेता है कि मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हेयर एंड इको कितना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है। स्पीड ऑफ साउंड के अंदर आपको कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसे कि उसने लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो लिक्विड के अंदर 5 टाइम्स होती है विद रिस्पेक्ट टू गैसेस, और यही स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारे पास वो 15 टाइम्स ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू गैसेस। और ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास उसने बताया है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 343 होती है एट 1 एटमोसफेयर ऑफ प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स v इक्वल किसके होता है हमारे पास, f लैम्डा के, ये आपने प्रूव करना था। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास एक टॉपिक लिखा हुआ है, सॉरी एग्जांपल है 11.2, ये भी बोर्ड में शॉर्ट में बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक्टिविटीज़ को आपने छोड़ देना, नॉइस पोल्यूशन पे आ जाना। नॉइस पोल्यूशन के अंदर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, वहाँ से सच साउंड विच इज़ प्लेजेंट टू आवर एयर, उसको हम क्या नाम देते हैं, म्यूज़िकल साउंड का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे वो कहते हैं अनप्लेजेंट इफेक्ट जो होता है हमारे कानों को, उसको हम नाम देते हैं नॉइस का, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। साउंड विच हैज जेरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट टू आवर एयर, उसको हम नाम देते हैं नॉइस का, जैसे कि उसने यहाँ पे एग्जांपल भी बताई है, मशीनरी, स्लैमिंग ऑफ डोर एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। उसके बाद स्टूडेंट्स नॉइस पोल्यूशन का जो इशू है, ये सारे के सारे उसने बताया कि उसके सोर्सेज क्या हैं। ये जितने मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारे के सारे सोर्सेज हैं नॉइस के, और ये अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपके सामने सारे के सारे हैं जी इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन के। और यहाँ से हम करते हैं कि नॉइस पोल्यूशन को किस तरह से कम किया जा सकता है। ये एक रेंज लिखी हुई है 85 to 90 डेसिबल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको भी आपने याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास अकॉस्टिक्स का एक लॉन्ग है, अकॉस्टिक्स का लॉन्ग बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। अगर आपको ये आए तो आपने इसके सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन उसकी शॉर्ट में भी बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है। उसके बाद आपने ये सारे का सारा एज इट इज़ उसके अंदर लिख देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी रेंज है, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। 20 हर्ट्ज की होती है जो ये बहुत कम सुनाई देती है, जबकि जो 20,000 की होती है ये हमारे कानों के ऊपर बहुत इफेक्ट करती है। उसके बाद वो कहता है कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनकी सुनने की फ्रिक्वेंसी जो वो 15,000 की रेंज तक कम हो जाती है, ये भी एक एमसीक्यू था। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि जिस फ्रिक्वेंसी को हम सुन सकते हैं उसको हम ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कहते हैं, ये एमसीक्यू भी है। और उसके बाद ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन लिखी हुई है, ऐसा साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो उसको हम नाम देते हैं अल्ट्रासाउंड का। स्टूडेंट्स उसके बाद ये सारे के सारे नीचे यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर शॉर्ट में और लॉन्ग में बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के एनालिसिस थे। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।